प्रिय साथियों नमस्कार। आइए सुनते हैं वृंदावन लाल वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यास झांसी की रानी का प्रथम खंड उदय के भाग 5 को आपके अपने कृष्णपाल के स्वर में। विवाह का मुहूर्त साधा जा चुका था। धूमधाम के साथ तैयारियां होने लगी। नगर वाले गणेश मंदिर में सीमंती, वर पूजा इत्यादि रीतियां पूरी की गई। राजा गंगाधर राव घोड़े पर बैठकर गणेश मंदिर गए। उस दिन मनुबाई ने पहले पहल गंगाधर राव को देखा। गंगाधर राव का मुख सौंदर्य अब भी वैसा ही था। आंखों का तेज लाल डोरों के कारण आकर्षक कम, भयानक ज्यादा दिखाई पड़ रहा था। पेट कुछ बढ़ा हुआ था परंतु भद्दा नहीं लगता था। रंग सावना लिए हुए सारी देह एक बलवान पुरुष की। मनु का ध्यान शरीर के इन अंगों पर एक आध अक्षण ठहरकर उनके सवारी के ढंग पर जा अटका। वह मुस्कुराई। अपनी सम्मति प्रकट करने के लिए आसपास लड़कियों में से किसी उपयुक्त पात्र को मन ही मन ढूंढने लगी। उसी समय मनु ने सोचा, यदि इस घड़ी नाना या राव यहाँ होते तो उनकी सब बातें सुनाती समझाती। राजा गंगाधर धीरे धीरे रुकते रुकते गणेश मंदिर की ओर जा रहे थे। नगर के निवासी प्रणाम करते जाते और मुस्कुरा कर प्रणाम का जवाब देते जाते। यकायक मनु के सामने एक मराठा कन्या आई। आयु 15 से कुछ ऊपर, शरीर छरेरा, रंग हल्का सांवला, चेहरा जरा लंबा, आंखें बड़ी, नाक सीधी, ललाट प्रशस्त और उजला। जैसे ही वह मनु के पास आई उसने आंखें नीची करके आदरपूर्वक प्रणाम किया। मनु को ऐसा लगा मानो वह पहले से परिचित हो। उससे बात करने की तुरंत इच्छा उमड़ी। बोली, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, आपकी दासी, सुंदर नाम है मेरा। मनु, मेरी दासी? कैसे? सुंदर, आप हमारी महारानी हैं, मैं सेवा में रहूंगी, आपकी दासी होकर अपना भाग्य बढ़ाऊंगी। मनु, मेरी दासी कोई भी न हो सकेगी, मेरी सहेली होकर रहोगी। मनु ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। वह झिझकी। मनु ने उसका हाथ ढीला करके पूछा, तुम क्या सचमुच सदा मेरे पास रहोगी? सदा न सरकार, सुंदर ने उत्तर दिया। हम 16 दासियां आपकी सेवा में रहा करेंगे। मनु को हंसी आई परंतु उसने रोक ली। गंगाधर राव की सवारी अब भी सामने थी। मनु ने धीरे से सुंदर से कहा, तुम घोड़े पर चढ़ना जानती हो? सुंदर बोली, थोड़ा सा। दौड़ना खूब जानती हूँ, कोस भर दौड़ जाऊंगी और हाँप न जाएगी। धीरे धीरे जाने वाले घोड़े को भी यह जांग से कसे जा रहे हैं। गंगाधर राव की ओर संकेत करके मनु ने कहा। सुंदर ने चकित होकर पूछा, आपने कैसे जाना सरकार? मनु हंसी। दांतों की सफ़ेदी चेहरे के निखरे गोरे रंग से होड़ लगाने लगी। मनु ने कहा, तुम हथियार चलाना जानती हो सुंदर? नहीं सीखा सरकार, सुंदर ने जवाब दिया। इतने में गंगाधर राव की सवारी आगे बढ़ गई। 2 लड़कियां और मनु के निकट आई। सुंदर की उम्र की एक, दूसरी लगभग 14 वर्ष की। उन्होंने भी सिर झुकाकर प्रणाम किया। सुंदर ने परिचय दिया, इनका नाम मुंदर है और इसका काशी। मेरी तरह ये भी आपकी दासियां हैं। मनु ने बिना किसी प्रयत्न के कहा, मेरी सहेलियां बनकर रहोगी, दासी मेरी कोई भी नहीं होगी। वे दोनों हर्ष के मारे फूल गई। काशी जरा छोटे कद की और सुगठित शरीर वाली, मुंदर छरेरे शरीर की और जरा लंबी। मुंदर और काशी दोनों गौर वर्ण की। मुंदर का चेहरा बिल्कुल गोल, आंखें सुंदर से कुछ ही छोटी परंतु चंचल और तेज। काशी की कुछ बड़ी और स्थिर। मनु ने तीनों से अलग अलग प्रश्न किए, तुम लोग कौन हो? तीनों ने उत्तर दिया, कुणबी। झांसी में कब आई? पुरखे आए थे। झांसी के आसपास घूमी हो? बहुत कम। घोड़े पर चढ़ना जानती हो? थोड़ा थोड़ा। हथियार चलाना? सुंदर तो पहले ही बता चुकी थी। मुंदर ने तलवार चलाना सीखा था और काशी ने बंदूक। मनु को जानकर अच्छा लगा। बोली, मैं तुम लोगों को घोड़े पर चढ़ना सिखाऊंगी और हथियार चलाना भी। मलखम जानती हो? वे तीनों सिर नीचा करके मुस्कुराई, सिर हिला दिए, नहीं जानती। गाना बजाना जानती हो? मनु ने बहुत सूक्ष्म चुटकी लेते हुए कहा। सुंदर बोली, वह तो हम तीनों जानती हैं, हम लोग जब सरकार की मर्जी होगी तब सुनावेंगी। मनु ने कहा, जब इच्छा होगी सुनूंगी, परंतु मुझको उसका शौक कुछ कम है। वह अच्छा है किंतु घुड़सवारी, हथियार चलाना, मलखम, कुश्ती, प्राचीन गाथाओं का श्रवण, ये सब मुझको अधिक भाते हैं। कुश्ती?
सुंदर ने अपने बड़े नेत्रों को जरा घुमाकर आश्चर्य प्रकट किया। मनु के होठों पर सहज मुस्कुराहट आई, बोली, हाँ कुश्ती भी, यह बहुत आवश्यक है, फिर किसी समय बताऊंगी, अभी अवसर नहीं है। इतने में कुछ और स्त्रियां पास आने को हुई, परंतु कुछ दूर ठिठक गई। मनु ने उनको उस समय अपने पास बुला लेने की जरूरत नहीं समझी। मनु कहती गई, पुरुषों को पुरुषार्थ सिखाने के लिए स्त्रियों को मलखम, कुश्ती इत्यादि सीखना ही चाहिए, खूब तेज दौड़ना भी। नाचने गाने से भी स्त्रियों का स्वास्थ्य सुधरता है, परंतु अपने को मोहक बना लेना ही स्त्री का समग्र कर्तव्य नहीं है। 14 वर्ष की मनु अपने से अधिक व्यय वाली लड़कियों से जो कह गई, वह पास ठिठकी हुई उन स्त्रियों ने भी सुन लिया। सुंदर काशी यह सब सुनकर जरा झेंपी, उनकी मुस्कुराहट चली गई, परंतु मनु अब भी मुस्कुरा रही थी। वह मुस्कुराहट उन लड़कियों को, उन स्त्रियों को जीवन के कोष में से कुछ दे सा रही थी। उन लड़कियों का सहमा हुआ जी शीघ्र ही लहलहा गया। अन्य लड़कियों को तथा स्त्रियों को भी मनु ने अपने निकट बुला लिया। ये स्त्रियां उन तीनों लड़कियों की अपेक्षा अधिक सहमी हुई थी। मनु ने उनको अपना मन खोलने के लिए उत्साहित किया। स्त्री की ओर से प्रस्ताव गायन इत्यादि द्वारा अपने हर्ष को प्रदर्शित करने का हुआ। उसने बिना किसी विशेष उत्साह के स्वीकार किया और लड़कियां उन स्त्रियों के साथ थी। उनके विषय में मनु ने प्रश्न किए। वे सब दासियों के रूप में मनु के पास रहने के लिए नियुक्त कर दी गई थी, क्योंकि विवाह का मुहूर्त आ रहा था। उसके बाद भी उनको मनु के पास ही रहना था। ये लड़कियां अब्राह्मण जातियों के रूप में रस इत्यादि के पैमाने से तोलकर चुनी जाती थी और उनको आजन्म अपनी रानी के साथ कुमारी होकर रहना पड़ता था। यदि वे विवाह कर लेती तो उनको महल की नौकरी छोड़नी पड़ती थी। दहेज में दासियों और दासों का देना महाराष्ट्र में नहीं था, शायद राजपुताने के कुछ रजवाड़ों से यहाँ पहुँचा हो। शायद इसका प्रारंभ भिक्षुणी और देवदासी प्रथा से निःसृत हुआ हो। इन दासियों के जीवन कितने कौतूहलों और कितने कोलाहलों से भरे हुए रहते होंगे इसका तथा इसके जीवन कितने दुखांत होते होंगे, इनका कल्पना की जा सकती है। इनको जन्म देने वाला लगभग इसी प्रकार के माता पिता केवल धन लोभ से इनको महलों के सुपुर्द कर देते थे। फिर या तो वे सौंदर्य के ज़माने में राजा के विलास की सामग्री बनी रहती थी, या जीवन के स्वाभाविक मार्ग पर जाकर महल से अलग हो जाती थी। मनु ने दासियों के इस चित्र की कल्पना की। उसने अपनी उसी सहज मुस्कुराहट से कहा, मैं तुमको दासियां बनाकर नहीं रखूंगी, तुम मेरी सखी सहेली बनोगी, केवल एक यही शर्त है। मनु ने अपने विशाल नेत्रों की दृष्टि को उन पर बिखेरा, बोली, जानती हो क्या? उन सब ने नाही में सिर हिलाए। मनु ने कहा, जो मेरे साथ रहना चाहे उसको घोड़े की सवारी अच्छी तरह आनी चाहिए। तलवार, बंदूक, बर्छी, छुरी, कटार और तमंचा इत्यादि का चलाना अच्छी तरह चलाना सीखना पड़ेगा। दोनों हाथों से हथियार चलाना सीख जाएं तो और भी अच्छा। पुरुषों जैसे काम सीखने की बात सुनते ही स्त्रियों के चेहरे पर लाज की हल्की लाली दौड़ गई, परंतु मन के हर्ष और उत्साह ने लाज को दबा लिया। काशी ने स्थिर दृष्टि और स्थिर स्वर में कहा, हम लोग को जो कुछ सिखाया गया है उतना ही हम जानते हैं। अब जो भी कुछ सरकार की आज्ञा होगी उसको हम लोग जी लगाकर दृढ़ता के साथ सीखेंगे, परंतु कुश्ती और मलखम कौन सिखलावेगा? मनु ने तुरंत कहा, जितना मैं जानती हूँ मैं सिखाऊंगी। बाकी बिठूर के प्रसिद्ध आचार्य बालागुरु, उनको यहाँ बुला लूँगी। बालागुरु का नाम सुनते ही लड़कियाँ शर्मा गई और उनसे बड़ी उम्र की स्त्रियाँ हंस पड़ी। उस हंसी पर मनु के मन में क्षोभ उठा, परंतु मनु ने उसको नियंत्रित कर लिया। फिर उसी मुस्कुराहट के साथ बोली, बालागुरु देवता हैं और न भी हों तो तुमको क्या डर? स्त्रियां दृढ़ता का कवच पहने तो फिर संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं हो सकता जो उनको लूट ले। बालागुरु के साथ लड़कर कुश्ती सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह बता भर करेंगे। अखाड़े में उतर कर मैं सिखाऊंगी। गणेश मंदिर पास ही था, वाद्य बज रहे थे, उनमें होकर कभी कभी मीठी शहनाई चहक की सुनाई पड़ जाती थी। स्त्रियां मनु के श्रृंगार रस की बातें करने आई। अपने आदर के झरोखे में होकर मनु के मन की धारा गंगाधर राव की सवारी, बाजो गाजो और झांसी निवासियों के हर्षोन्माद के संघर्ष पाकर दूसरी ओर चली गई थी। सब स्त्रियां लड़कियों की भी अपनी अच्छे से अच्छे वस्त्र और आभूषण पहने हुए थी।
केश खूब संवारे गए थे और उसमें रंग बिरंगे सुगंधित फूल गूंथे गए थे। सुंदर मुस्कुराकर बोली, तो इन फूलों से सारा अखाड़ा भर जाएगा। मनु ने हंसकर कहा, और तुम्हारे बालों में अखाड़े की मिट्टी भर जाएगी। वे सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। मनु बोली, परंतु वह मिट्टी तुम्हारे केशों में इन सुंदर फूलों से कहीं अधिक सुहावनी लगेगी। मुंदर बोली, सरकार, बालों की शोभा मिट्टी से? मनु ने सुंदर का कंधा हिलाकर कहा, ये फूल कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे? ये क्या मिट्टी के से बढ़कर हैं? मनु की बात में अपनी दादियों से सुनी हुई संसार की अस्थिरता की झाई सुनकर वे सहम गई। मनु समझ गई, बोली, नहीं, फूलों से नाता बनाए रखो, परंतु मिट्टी से संबंध तोड़कर नहीं। स्त्रियों के मन पर एक दार्शनिक झकोर ठोकर दे गई। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हाँ हाँ कही, परंतु आंखों में ऐसा जान पड़ता था मानो उनका आनंद कहीं भाग गया। उन्हें अपनी असंगत अवस्था में क्लेश होने लगा, मानो मनु ने उनके फूलों की भर्त्सना की हो और उनके आदर का अपमान। मनु ने उन स्त्रियों से कहा, तुम गणेश मंदिर में जाकर देखो क्या होता है। मैं तब तक इन तीनों से बात करती हूँ, परंतु एक बात सुनती जाओ, मुझको तुम्हारे फूल बहुत अच्छे लगे, इन्हें फेंक मत देना। इस बात पर प्रसन्न होकर वे सब चली गई, केवल मुंदर, सुंदर और काशी रह गई। मनु बोली, मैं सुनती हूँ झांसी के लोग फूलों को बहुत प्यार करते हैं। अच्छा है, मुझको भी पसंद है, परंतु क्या दुबले पतले घोड़े पर सोने चांदी का जीन अच्छा लगता है? सुंदर ने उमंग के साथ तुरंत कहा, सरकार, मैं आपकी बात अब समझी। सीमंती आदि की प्रथाएं पूरी होने के उपरांत गणेश मंदिर के गायन वादन एवं नृत्य हुए और एक दिन विवाह का मुहूर्त आया। विवाह के उत्सव पर आसपास के राजा भी आए। कोठी कुआ वाले भवन में भंवर पड़ने को थी। बाहर गायन वादन और नृत्य हो रहा था। सामने वाले मकान में मोतीबाई, जूहीबाई इत्यादि अभिनेत्रियां झरपों के पीछे वस्त्राभूषणों से और पुष्पों से लदी बैठी थी। एक सरदार सोने के वर्कों में लिपटे पान और बढ़िया इत्र लिए आए। उन्होंने कहा कि भंवर शुरू हो गई। उसी समय भीतर एक घटना हुई। पुरोहित ने मनुबाई की गांठ गंगाधर राव के से जोड़ने के लिए चादर और वधू की साड़ी के छोर हाथ में पकड़े। वृद्धावस्था के कारण हाथ कांप रहा था। गांठ लगाने में जरा सा विलंब हुआ। गांठ अच्छी तरह नहीं बंध पा रही थी, बार बार हाथ कांप जाता था। मनु ने सोचा, मैं ही क्यों न इसको बांध दूं, परंतु उसने विचार को नियंत्रित कर लिया। गांठ तो पुरोहित ने बांध ली, लेकिन वह कांपते हाथों से गांठ का फंदा कसने में कुछ क्षणों का विलंब कर रहे थे। मनु से न रहा गया। बिना मुस्कुराहट के और दृढ़ स्वर में बोली, ऐसी बांधिए कि कभी छूटे नहीं। गंगाधर राव सिकुड़ गए। मोरोपंत मनी मन क्षुब्ध हुए, होठ सिकोड़ लिए, परंतु पुरोहित खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके बाद खड़े सब स्त्री पुरुष हंस पड़े, कह कहे लग गए। मनु पुलकित हो गई। आंखें नीची करके उसने थोड़ा सा मुस्कुरा भर दिया। इस कह कहे की आवाज़ बाहर पहुंची और मनु की कही हुई बात भी। वहाँ भी कह कहे लगे। चारों ओर उस वाक्य की चर्चा हो उठी। सामने वाले मकान में भी समाचार पहुंचा। जोही ने कहा, मैं तो नाचना चाहती हूँ, ऐसे अवसर पर चुपचाप बैठे बैठे थक गई हूँ। इतनी खुशी के समय बिना नाचे तो कब नाचेंगे? मोतीबाई ने बारी गंभीरता थी, परंतु मन आह्लाद से फुदक रहा था। बोली, नाचो, कोई अर्ज नहीं, मैं भी नाचना चाहती हूँ, परंतु घुंघरू बांध कर नहीं। बाहर बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं, शोरगुल सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जूही बोली, तबला घुंघरू हमको कुछ नहीं चाहिए, शोरगुल न होगा। इस पर भी महाराज अगर कुछ कहेंगे तो मैं भुगत लूँगी। आखिर नाटक होगा ही, हम लोग रंगशाला में नाचेंगे और गावेंगे ही। राजे महाराजे नाटकशाला के में पास से सब कुछ देखते ही हैं। मैं नहीं मानूंगी। उन दोनों ने मनमाना नृत्य किया और नर्तकियों ने ताल दिया। थोड़ी देर में भांवर की रस्म पूरी हुई। अन्य रस्मों के पूरा होने पर गंगाधर वर की सजधज में पावड़ों पर फूलों और चावलों की वर्षा के में बाहर आए। सबने ताजीम दी। गाना बजाना थोड़ी देर के लिए बंद हो गया। गंगाधर राव एक ऊंची मसनद पर जा बैठे और इधर उधर बारीकी के साथ देखने लगे कि मनु के वाक्य का असर भद्देपन की किस हद तक हुआ है। उनकी आंखें कहीं जम नहीं रही थी। आंखों के लाल डोरों में रोब की जगह संकोच ने पकड़ ली थी। वहाँ के उपस्थित लोगों के जी में वही वाक्य बार बार और जोर के साथ चक्कर काट रहा था। आंखें सबकी गंगाधर राव के दूलावेश पर जा रही थी और मन में मना करने पर भी आंखें उसी वाक्य को दोहरा रही थी।
उस मकान की झड़प के भीतर का नृत्य बंद हो गया। उन अभिनेत्रियों के होठों पर वही वाक्य था जो इन्हें धीरे से मोतीबाई से कहा, असली राजा तो झांसी को अब मिला बाई जी। मोतीबाई ने आंख तरेर कर जूही का हाथ दबाया। राजा सुनेंगे तो गर्दन काट कर फिकवा देंगे, खबरदार। मैंने तो आपसे कहा, जूही बोली, आपसे हाथ जोड़ती हूँ, किसी को मेरी बात मालूम न होने पावे। उस युग की प्रथा के अनुसार उस दिन सबको कुछ न कुछ दिया गया। रात को नाटक हुआ, विवाह की समाप्ति पर दरबार हुआ, नजर न्यौछावरें हुई, पुरस्कार बांटे गए। अभी आप सुन रहे थे वृंदावन लाल वर्मा लिखित ऐतिहासिक उपन्यास झांसी की रानी प्रथम खंड उदय का भाग 5। शेष कल। धन्यवाद।